नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज HCS इंटरव्यू के टॉपिक्स में हम लेकर आए हैं दो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके बारे में बात करेंगे। पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आपका जो रिसेंटली चाइना ने एक मैप इशू किया था, जिसमें चाइना ने, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, चाइना ने जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है भारत का वो, और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो, उन दोनों एरियाज को अपने खुद की कंट्री की टेरिटरी में दिखाया था। अक्साई चीन की अगर मैं बात करूं तो उस तरफ का जो हिस्सा है वो जब 1962 की वॉर हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो उस टाइम पर चाइना ने कुछ हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको चाइना एज तिब्बत का ही हिस्सा मानता है, साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, और वो उसका कहना यह है कि वो चाइना का ही पार्ट है। खैर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, वो ये है कि इंडिया ने तो ये जो चाइना ने मैप इशू किया इसके खिलाफ जो चाइना के एम्बेसडर हैं उनको बुलाया और अपनी नाराजगी जो थी व्यक्त की, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर कमेंट किया था कि मैप बदल देने से सीमाएं नहीं बदलती हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया के साथ साथ वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इन सभी ने चाइना का जो नया मैप है उसको रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज क्या है, फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज है, ये आपको साउथ एशियन कंट्रीज नजर आएंगी, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, और चाइना के साथ इनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इन सभी कंट्रीज ने चाइना के जो मैप है इसको रिजेक्ट किया, और रीजन यही रहा कि जिस तरह से भारत की टेरिटरी को चाइना ने अपने अंदर मैप में दिखाया है, उससे उसी तरह से वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और जो ताइवान है इनको भी चाइना ने अपनी टेरिटरी के अंदर दिखाया है, कुछ हिस्सा या फिर इनका टेरिटरी के अंदर दिखाया आपने। तो यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां पर जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखने में भारत की भूमिका क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज है वो सब छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ये कोई भी कंट्रीज इंडिपेंडेंटली चाइना के सामने नहीं खड़ सकती हैं जब तक इनके साथ के लिए कोई बड़ी मेजर कंट्री साथ में ना आए। तो ये जो बड़े भाई का हम कह सकते हैं एज ए बिग ब्रदर जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है? इंडिया करता है। और इंडिया को अगर वैसे भी देखा जाए तो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है इंटरनेशनल फोरम पे, क्योंकि अगर हमारे इतिहास उठाकर देखा जाए तो भारत ने कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमेशा डिफेंसिव ही जो भारत है अपनी जो तैयारी है, स्ट्रेटेजी है, उसको रखता है। तो ये सब कंट्रीज चाइना के चाहे इतने क्लोज या दूर ना भी होना चाहे, बट इंडिया का जो डिफेंसिव नेचर है या फिर प्रोटेक्ट करने का नेचर है उसकी वजह से सब कंट्रीज इंडिया की तरफ ज़्यादा नज़दीक नजर आती हैं। और चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है जो लैंड एरिया को कैप्चर करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस वजह से भी चाइना से सब दूर रहना चाहते हैं। और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें एशियान का, एशियान भी आपका क्या है? साउथ ईस्ट नेशंस जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये चाइना के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें नजर आती है। खैर, यहाँ पर हमारा मुद्दा सिर्फ इतना था कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया जो है पीस को मेंटेन करने में भारत की क्या भूमिका है, और किस तरह से भारत जो है ना सिर्फ भारत बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनाकर चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जो फोर्सिबल जमीन को एक्वायर करने की स्ट्रेटजी है या फिर अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, चाहे वो जमीन हो चाहे वो ओशन हो, उसके खिलाफ इंडिया खड़ा हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इज इंडिया रेडी फॉर अ टू पार्टी सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो सेंटर में है, और सेंटर में होने के साथ साथ उनकी एक अलायंस है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसके अलावा अभी जो हमारी नई एक अलायंस देखने को हमें मिल रही है विच इज लेड बाय द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस की थी, ठीक है अभी भी। कांग्रेस ने मेनली कांग्रेस का हम नाम लेंगे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा है इंडिया। ओके,
और ये जो आपका इंडिया है, अगर इसकी बात करें तो इसके फुल फॉर्म है आपके इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ये इंडिया के तौर पर स्टैंड करता है। अब यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम कैसे उभर कर आ रहा है, ये बहुत समझने वाली चीज है। देखिए, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर 2024 के अंदर चाहे एनडीए जीत जाए, चाहे आपका ये इंडिया वाला जो है वो जीत जाए अलायंस, तो अगर मान के चले हम इंडिया जो अलायंस है वो जीत जाता है 2024 के अंदर, तो ये जो अलायंस है साथ में बने रहना इनकी एक मजबूरी भी होगी और साथ में इनको रहना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो अलायंस है इसकी वजह से ही जो वोट्स हैं इनको पड़ेगी अलायंस की वजह से, और ये सत्ता में आएंगे। हम एग्जांपल लेके देख रहे हैं ओनली, ठीक है। तो इनका यहाँ पे अलायंस में बने रहना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर अलायंस से बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली जो मेजोरिटी इन्होंने गैदर की होगी वो इनकी संख्या कम हो जाएगी और वहां पर सरकार गिरने के चांसेस बनते हैं। उसके दूसरी तरफ अगर बात करें, एनडीए जीत जाता है तो एनडीए के अंदर भी बहुत सारी पार्टीज है, सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। उन सभी पार्टीज को भी एक जो अलायंस है उसके तौर पे बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए, और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें अब क्योंकि दो धड़े जो हैं वो बन चुके हैं, दो अलग अलग जो अलायंस बन चुके हैं, और ये दोनों अलायंस स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं अपने अपने केस में, ठीक है। तो चाहे इंडिया जीते चाहे एनडीए जीते, दोनों को मेजोरिटी जो मिलेगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी नहीं होगी कि वो सिर्फ एक पार्टी जो है अलायंस को छोड़कर सिर्फ एक पार्टी क्या है सत्ता में बनी रहे। तो मजबूरी हो जाएगी एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी, दोनों अलायंस में मजबूरी होगी कि उन्हें गठबंधन में बने रहना पड़ेगा। खैर, अब ये अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा कि मेजोरिटी ऑफ दी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन इंडिया वो सभी क्या है एक एक अलायंस में होंगी, या तो वो एनडीए में होंगी या फिर वो इंडिया में होंगी। एनडीए प्लस इंडिया, इन दो जगहों पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर समस्या हमारे लिए वो वाली खड़ी हो जाती है जो हमारा टॉपिक है वो है टू पार्टी सिस्टम। अब ये टू पार्टी सिस्टम क्या है? ये टू पार्टी सिस्टम ये है कि सिर्फ दो ही पार्टीज हैं देश में खड़े होने के लिए, उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। अगर देखा जाए तो अलायंस में तो बहुत सारी पार्टीज हैं, बट ऑब्वियसली ये अलायंस के अंदर ही लड़ेंगे एनडीए और इंडिया। तो हम यूं मान के चलें कि यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टीज हैं और दो पार्टियां इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हैं, इनमें से जो जीतेगा वो सत्ता में आएगा। तो क्या भारत जो है ये टू पार्टी सिस्टम के लिए रेडी है? जैसे चाइना की बात करें, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, ओनली वन पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है, दैट्स इट, कोई और दूसरी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। बट टू पार्टी सिस्टम क्या है? यहाँ पर दो पार्टियां होंगी। अगर हम एग्जांपल लेके देखें कि इसमें होगा क्या, तो इसमें सिर्फ दो ही पार्टी होंगी पूरी कंट्री के अंदर, और ये दो पार्टियां एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेगी, जिस तरह से आप अमेरिका में देख सकते हैं। वहां पे क्या है, रिपब्लिकन्स है, रिपब्लिक, और उसके बाद डेमोक्रेट्स। तो ये दो पार्टियां हैं, इन्हीं दो पार्टी के बीच में इलेक्शन होता है, या तो रिपब्लिकन का कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनता है या फिर डेमोक्रेट्स का बनता है। सेम उसी तरह से भारत में भी ये कुछ बदलाव जो है हमें देखने को नजर आ रहा है। सो देखना ये होगा कि क्या ये पॉसिबल हो पाता है, किस तरह से चीजें बदलती है। बट हमारा जो यहाँ पर मुद्दा ये है वो ये है कि क्या इंडिया रेडी है इस टू पार्टी सिस्टम के लिए, और क्या ये जो हमारा देश है ये टू पार्टी सिस्टम अगर एक्चुअली में पॉसिबल हो पाता है तो उसके बीच में कुछ डेवलपमेंट देश के अंदर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ऑलरेडी जो सिस्टम चला आ रहा है पहले से उसी तरह से चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के ऊपर, ये जानना हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना, टू पार्टी सिस्टम, उसके बाद चाइना का मैप हो गया, या फिर वन इलेक्शन वन कंट्री वन इलेक्शन, ये भी आज का टॉपिक है। तो वो सब चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके ऊपर डिस्कशन पर आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। जैसे कि आप जानते हैं हर रोज हम आपके लिए इंटरव्यू के टॉपिक्स लेके आते हैं, तो ऐसा ही हमारा एक कोर्स है 499 का। इस कोर्स के अंदर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब डिस्कस करवाई जाएंगी, और प्रॉपरली आपको इंटरव्यू पैनल की तरह जो आपका है मॉक इंटरव्यूज जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीजें आपको क्या है स्पेशली प्रोवाइड की जाएंगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।